हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था जर्नल एंट्रीज थ्रू मॉडर्न अप्रोच। तो उधर मैंने बोला था कि ये जो मॉडर्न अप्रोच है इसका दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मॉडर्न अप्रोच जो है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन कोई चीज होगी फिर। तो जिस तरह से एक ट्रेडिशनल अप्रोच था उसी तरीके से एक मॉडर्न अप्रोच था। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो हम आज सीखेंगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। इससे पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या बोला है कि कोई भी अकाउंट जो होगा वो पांच चीज कैटेगरीज में हो सकता है। पांच कैटेगरीज में से कोई ना कोई होगा। मतलब कोई भी अकाउंट या तो वो क्या हो सकता है, या तो वो एसेट हो सकता है, या तो वो एक्सपेंस हो सकता है, या तो वो कैपिटल हो सकता है, या तो वो लायबिलिटी हो सकता है। मैं लायबिलिटी को बाद में लिखता हूं। या तो वो कैपिटल हो सकता है, या तो वो इनकम हो सकता है, या तो वो लायबिलिटी हो सकता है। ये हमने परसों पढ़ा था। आपको पता है ये पांच चीजें कहां से आ गई? ये पांच चीजें आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन से। ये पांच चीजें आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन से। तभी इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। कि मॉडर्न अप्रोच जो बोलता है कि कोई भी अकाउंट या तो वो एसेट हो सकता है, या तो वो एक्सपेंस हो सकता है, या तो वो कैपिटल हो सकता है, या तो वो इनकम हो सकता है, वो लायबिलिटी हो सकता है। ये कहां से आया है? अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो देखो क्या है बेसिकली, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं यहां पे कोई चीज बनाता हूं, मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, यहां से बोलता हूं मैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में। बिजनेस में जिस बिजनेस की आपने अकाउंटिंग एंट्री करनी है उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी। उस बिजनेस में पैसा आएगा कहीं से, उस पैसे को, जहां से पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे सोर्स। क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स बिजनेस में, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस के लिए पैसा कहां कहां से आ सकता है? सर उस बिजनेस के लिए पैसा आ सकता है कैपिटल। वो जो बंदा है, वो जो ओनर है उसका, वो ओनर उस बिजनेस में पैसा लगा सकता है। ठीक। और कौन पैसा लगा सकता है? और हो सकता है कि ये बिजनेस लोन ले, बैंक में जाएगी तो बैंक इस बिजनेस को लोन देगी। तो सर हो सकता है कि लोन ले। और सर हो सकता है कि ये बिजनेस, अब हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस की बात, बिजनेसमैन की बात नहीं करें, ये बिजनेस माल उधार पे ले ले, तो इसके क्रेडिटर्स होंगे तो वो क्रेडिटर्स फंडिंग करेंगे, बेसिकली वो पैसे लगा देंगे। और इन पैसा का जो मालिक ने पैसा लगाया, जो बैंक से लोन लगा, इससे क्या होगा? इनको यूज करेंगे, इनको बिजनेस यूज करेंगे। जहां पे यूज करेंगे उसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो कहां पे पैसा लगाएंगे ये? तो ये पैसा लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे? सारे फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे खरीदेंगे। अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने बिल्डिंग खरीदी थी सबसे पहले, फिर मैंने माल लाया था जिसको मैं स्टॉक बोलता हूं। यहां पे बच्चों को भी बताता हूं, स्टॉक इन्वेंट्री सब एक ही होता है। और स्टॉक और सर कैश होगा कुछ, और कुछ बंदे उधार पे माल लेंगे तो वहां पे पैसा पैसा फंसेगा जिसका नाम है डेटर। उसको बोलेंगे डेटर। तो क्या हुआ यहां पे? बिजनेस में कुछ सोर्सेज से पैसा आया, और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया गया, बिल्डिंग में लगा दिया गया, प्लांट एंड मशीनरी में लगा दिया गया, फर्नीचर में लगा दिया, माल में लगा दिया। कुछ कैश बचा हुआ है, कुछ डेटर्स में पैसा बचा है। तो यहां पे वो पैसा यूज हो गया। उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे, जितने ये सोर्सेज होंगे, जितने ये सोर्सेज होंगे होंगे वो बराबर होंगे जितने ये एप्लीकेशंस है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अगर मैंने 5 लाख का माल लगा दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैंने स्टार्ट करता हूं, सॉरी।
अगर मैंने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिया तो हम क्या बोलेंगे, बिजनेस में क्या पोजीशन रहेगी, सर बिजनेस में कैश रहेगा 5 लाख रुपया, बिजनेस में कैश रहेगा 5 लाख रुपया, बिजनेस में क्या रहेगा, 5 लाख रुपया कैश रहेगा। तो अगर आप टोटल देखोगे सोर्सेज को, टोटल पैसा कितना आया बिजनेस में, सर टोटल पैसा बिजनेस में 5 लाख आया, और अभी पोजीशन क्या है, सर 5 लाख कैश पड़ा है, बराबर हो गया, हाँ सर बराबर हो गया। तो यहां पे मैं एक चीज बता दूं, अगर आप में से किसी ने बैलेंस शीट देखी होगी तो बैलेंस शीट ऐसे ही फॉर्मेट में होते हैं। ये जो है जहां पे हमने पैसा लगा दिया, फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, कैश, डेटर, सब कुछ, इनको बोलते हैं हम एसेट्स। क्या बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ये जो सारे चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहां पे पैसा लगता है, सर पैसा लगता है एसेट्स में। ये सारे जो है, ये सारे जो है ये आपके एसेट्स होते हैं। पढ़ाया आपने द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, यही पढ़ा था, बिजनेस की जो चीजें हैं वो सारे उसकी एसेट्स होते हैं। तो आ गया एक एसेट, और ये जो पैसा मालिक लगाता है इसको कैपिटल बोलते हैं। तो आ गया कैपिटल, हाँ सर कैपिटल आ गया। और ये जो बाकी लोग पैसे देते हैं बिजनेस को, चाहे बैंक का लोन है या क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है। ये तीन आ गई, हाँ सर ये तीन चीजों तो आ गई। तो हमें समझ आया, हम या तो अपना पैसा लगा देंगे उसको कैपिटल बोलेंगे, या बाहर से लोन लेंगे। सपोज मैंने बैंक से लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया, अब टोटल सोर्सेज कितने हो गए, सर 10 लाख का अपना लोन था, और 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख अपनी कैपिटल थी, 15 लाख। इसको क्या किया, सर बिल्डिंग जो थी, अब पोजीशन इस तरह से है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग खरीदी 7 लाख की, और स्टॉक में पैसा पड़ा है, 5,000 का स्टॉक है, और 3,000 कैश पड़ा होगा, ऐसी पोजीशन होगी, तो ये भी आएगा 15 लाख। तो पता चला यहां पे ये जो सोर्सेज है ये इक्वल होंगे एप्लीकेशंस के, या इस तरीके से बोलो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो हमें समझ आया अकाउंटिंग इक्वेशन से, एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जितने भी बिजनेस में एसेट्स होंगे वो बराबर होंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लॉजिकल बात है, बिजनेस में जो कोई भी चीज होगी, या तो उसके लिए पैसा मालिक ने लगाया होगा, या तो उसके लिए लोन लिया गया होगा, या तो वो माल उधार पे लिया गया होगा, तो वो हो गई लाइबिलिटीज या कैपिटल, और वो जो यहां से एसेट्स है वो हो गए एसेट्स। इस इक्वेशन को जिसका नाम है एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपको जो अभी फाउंडेशन का बैच है उसमें मैंने कवर नहीं कराया था, और एसएसबी के बैच में ये अलग से कवर था, बट आपका जो सिलेबस है उसमें ये जर्नल के साथ ही डाला गया था। और एसएसबी के सिलेबस में अगर वो भी देख रहे हैं ये लेक्चर को, उनके लिए ये अलग से लेक्चर है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है अगर उन्होंने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तभी वो जो मेथड था अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे तीन चीजें तो यहां से आई। अब बोलोगे सर वहां पे तो दो चीजें और है, इनकम और एक्सपेंस है। ये तो बेसिक चीज हुआ, एसेट्स इज इक्वल टू बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, साल भर में ये बिजनेस क्या करेगी, काम करेगी, साल भर ये बिजनेस में काम करेगी, और वहां से आएगा प्रॉफिट, वहां से आएगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं नहीं करते, हाँ सर जो प्रॉफिट होता है वो हम लास्ट में ओनर की कैपिटल में ऐड करते हैं। हम बोलते हैं कि ये तो बिजनेस ओनर करता है, तो ये जो प्रॉफिट आएगा, हम कोई बोलता है कि सर की आप प्रॉफिट है फिर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी तो डेफिनेटली नहीं होती है, वो चीज वो तो सरप्लस होता है। बट क्योंकि दिस बिलोंग्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज द कैपिटल, now he has earned it literally, अगर देखा जाए तो दो द बिजनेस are earned it, but it belongs to the owner, so we transfer this profit from the profit loss account to the owner's capital account। तो अगर देखा जाए तो ये तो बिगिनिंग में पोजीशन ये थी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बट साल के बाद क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो पोजीशन इस तरह से रहेगी। फिर पोजीशन फिर नेक्स्ट साल के एंड पे इस तरह से रहेगी, यहां पे मेरे एसेट्स रहेंगे वो बराबर हो गए कैपिटल, अगर प्रॉफिट आया तो प्लस प्रॉफिट,
प्लस लाइबिलिटीज। प्रॉफिट कैसे आता है सर? प्रॉफिट होता है तो एसेट्स, मैं सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? प्रॉफिट निकलता है इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है उनमें से आप एक्सपेंस को लेस करोगे, वही बात है, इनकम जितनी भी आपकी आ गई उसमें से खर्चे लेस करोगे तो आपको निकलेगा प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटीज। अब अगेन इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस 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 इनकम प्लस माइनस माइनस एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटीज। अब ये माइनस एक्सपेंस है, इसको मैं इधर लूंगा तो ये बनेगा एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटीज। तो आपका मेन याद रखना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ घुमा फिरा के दिया होगा कि एसेट्स का बैलेंस सपोज 1 लाख है, कैपिटल 97 लाख की है, बताओ लाइबिलिटीज कितनी है, तो लाइबिलिटीज 3000 की है। ये आपको बेसिक है, ये घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जा सकता है। जब इसको पूरा इलॉबरेट करेगा तो एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटीज, तो वो सारी चीजें यहां से आ गई। अब ये 5 चीजें हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, फिर वो रूल्स लगाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था क्रक्स में कि एसेट, फिर हमने पढ़ा था कि एसेट और एक्सपेंस अगर ये बढ़ेंगे तो इनको हम डेबिट करेंगे, अगर ये घटेंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे। और इन 3 के बारे में पढ़ा था, अगर ये बढ़ेंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे, अगर ये घटेंगे तो इनको डेबिट करेंगे। ये हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच, और इसका दूसरा नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये सारी चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव कर दी गई थी। जो अकाउंटिंग इक्वेशन मेनली ये है, एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फिर अगले साल प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो लॉस को क्या करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, तब भी यही चीज होगा, इनकम कम होगी और एक्सपेंस ज्यादा होगा। तब भी मैथमेटिक्स में दिखा सकता हूं, अगर लॉस होगा आप बोलोगे सर लॉस तो लेस करते हैं, लॉस अगर लेस करोगे तब भी क्या होगा, यही चीज आ जाएगी और यही चीज लास्ट में उसमें भी बनेगी। अब अगर आप पूछो भी हो तो मैं 2 मिनट में जल्दी जल्दी वो मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा। आपका कहना होगा कि सर अगर लॉस होगा तब क्या होगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लॉस प्लस लाइबिलिटीज, यही होगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, लॉस कैसे बनेगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लॉस क्या बनेगा, इनकम कम होगी, एक्सपेंस ज्यादा होगा, प्लस लाइबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, इनकम तो कम होगी तभी आएगा वो, माइनस माइनस प्लस इनकम, माइनस प्लस माइनस एक्सपेंस, क्योंकि इनकम जब एक्सपेंस से कम होगी तभी तो वो माइनस में रहेगी, तो माइनस एक्सपेंस माइनस इनकम ही तो आपका लॉस बनेगा, माइनस एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटीज। फिर इस माइनस को इधर लोगे तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका एसएसबी में अलग से ही पूरा टॉपिक था, और ये मैंने बोला था कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसको क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहे हैं, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन थी। इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे जेके एसएसबी के बच्चों को क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको भी फाउंडेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पे कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दिखा दूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा प्रूव हो रही है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे रूल रखा फिर क्रक्स में, एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, और इसका उल्टा क्या होगा, कैपिटल और इनकम और लाइबिलिटीज अगर बढ़ेंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस शीट में वो दिखा भी दिया कि कैसे वो इस तरफ से आती है, इस तरफ से हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज आती है और इनकम आती है, और इस तरह से एसेट्स और एक्सपेंस आते हैं। बट हालांकि एसेट्स और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस नेट करके पीएनएल में जाती है और वहां से प्रॉफिट आता है, वो फिर यहाँ पे हम ऐड करते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखो तो वो इस तरह से होती है, यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती है और यहाँ पे फिर एसेट्स होते हैं, इस तरह से बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताना था। अब मैं आपको बुक पे ले जाता हूं, वहां पे कुछ क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो हम कर लेते हैं उस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर नंबर 2 था, यूनिट नंबर 1 इसका जर्नल, और इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी डाला था, वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बुक पे ले जाता हूं, तो बुक से अगर कुछ चीजें हैं वो हम कवर करेंगे,
और लास्ट में सारे बच्चों को बोल रहा हूं जो भी देख रहे हैं, लास्ट में हम कुछ और टिपिकल जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। ये कोई अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में तुम्हें बता दिया। अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यह आपकी बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है, आपको यहां से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अब ये देखो बिगिनिंग का पीरियड है और ये एंड का पीरियड है, ठीक है। अब देखो बिगिनिंग के पीरियड में आप बना दो, ये कैसे बनेगा? अगर मैं इसको बैलेंस शीट के हिसाब से बना दूंगा, मैं यहाँ पे नोट मुझे यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बिगिनिंग में डालूंगा तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कैपिटल जो है, कैपिटल आएगा 51,000। उसके बाद लोन है आपका, लोन आएगा 11,500। ट्रेड पेएबल, देखो मैंने पहले टर्म में, पहले ही लेक्चर में बोला था कि जो अकाउंटिंग टर्म्स है ना, उसको आप अच्छे से समझो। आपको पता होना चाहिए वो कोई भी चीज जो है, वो कैपिटल है, वो प्रॉफिट है, वो लाइबिलिटी है, वो इनकम है, वो एक्सपेंस है, वो एसेट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियरिटी मिलेगी। उस चीज को समझो, उसका डिक्शनरी मीनिंग समझो, तो आपको क्लियरिटी आएगी ये आपकी लाइबिलिटी है या आपका एसेट है। ट्रेड पेएबल, जो पे आपको करना है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड, जिनको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो ये भी इस तरह से आएगा। ट्रेड पेएबल आपका कितना है? 5700। अब यहां पे क्या है? फिक्स्ड एसेट। आपके फिक्स्ड एसेट कितने हैं सर? फिक्स्ड एसेट है 12,800। आपकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बताता हूं यहाँ पे, इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है। 22,600। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 17,500। उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक दोनों 15,300। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये आपके एसेट्स हो गए, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हो गए। अगर मैं इन तीन को टोटल करूंगा तो देखते हैं वो कितना आएगा। मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 51,000 प्लस 11,000, 51,000, एक मिनट, 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700 कितना हुआ? 68,200। तो आपके जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है वो 68,200 है। और आपके एसेट जो है 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300 कितना हुआ? 68,200। तो आपकी ओपनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन तो बन गई, ठीक है। अब क्या है? अब क्लोजिंग का देखना है आपने। एट द एंड ऑफ द अकाउंट द बैलेंस अपियर्स इज दिस। अब आपको प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल नहीं दी है तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे क्लोजिंग में। कैपिटल नहीं दिया है, उसके बाद क्या दिया है? लोन, ठीक है, लोन डालेंगे। सर लोन है 11,500। और क्या है सर? आपकी ट्रेड पेएबल, जो आपकी लाइबिलिटी है वो है 5,800, कोई बात नहीं। और क्या है आपका? फिक्स्ड एसेट है आपका, तो वो इस तरह से आएगा। वो कितना आपका? 12,702, 720 सॉरी। और क्या है? इन्वेंट्री आपका है 22,900। आपके ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर आपके हैं 17,500। एक्चुअली इसमें दोनों आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आता है और बिल रिसीवेबल आता है। अगर आपको किसी डेटर ने बिल दे दिया है, जिसको हम तहरीर बोलते हैं, वो दे दिया है, तो उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। इस तरह से ट्रेड पेबल में क्या आता है? दोनों चीज आते हैं, क्रेडिटर भी आता है और आपने अगर बिल्स पेबल दिए वो भी आता है। द पेबल्स विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेड और कॉल्ड एज ट्रेड पेबल, द रिसीवेबल्स विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेड और कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है और वो आपका लायबिलिटी है। यह आएगा 15,600। यहाँ पे अब आपको कैपिटल नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है सर? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो एसेट तो मुझे दिए है, तो मैं एसेट्स को टोटल करूंगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फायदा है, इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये रखना है, अगर आपको एसेट साइड दिया है तो उनको टोटल करोगे, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको फिर कैपिटल निकलेगा। क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। आपको कैपिटल ढूंढनी है यहाँ पे, तो आप लायबिलिटी को इधर ले लो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? एसेट साइड को टोटल करूंगा। सो माय आंसर इज 12,720 प्लस करूंगा मैं 22,900 प्लस करूंगा मैं 17,500 और प्लस करूंगा मैं 15,600। टोटल यह आया 68,720। 68,720। इसमें से मैं माइनस करूंगा 11,500 और 5,800।
तो मेरी कैपिटल जो आ गई वो 51,420, तो टोटल आया 68720। तो क्या हुआ यहाँ पे, रिसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। अब आपका ओपनिंग कैपिटल 51,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 51,520 है, 420 है। ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्या मुझे बोल सकते हो प्रॉफिट कितना है? हाँ सर। अगर अगेन मैं उसका यूज करूंगा, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है और ओपनिंग कैपिटल दी है तो आप प्रॉफिट बोल सकते हो। आपको ये बता दिया कि शाम को कितने पैसे हैं, सुबह कितने पैसे थे, तो आप बोल रहे हैं आपने दिन में कितने कमाए, तो सिंपल सी बात है, सुबह 51,000 थे, शाम को 51,420 थे, इट मींस आपका प्रॉफिट कितना है, 420 आपने कमा दिया। अगर ड्राइंग कुछ होती तो फिर उसकी एडजस्टमेंट करती है। हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल में से पहले ड्राइंग ऐड करेंगे क्योंकि वो निकल गया है, लेस प्रॉफिट करेंगे, या यहाँ पे लेस ओपनिंग कैपिटल करते हैं, हमें निकलता प्रॉफिट। इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और भी डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। ये देखो, इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज निकाले, इन्होंने फिर प्रॉफिट निकाला 420, और बैलेंस शीट क्लोजिंग इस तरह से बनेगी, कैपिटल और उस पर प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, अब जरा ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, तो क्या हम इसको कर सकते हैं? मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। बोलते हैं मिस्टर डेविड की ये पोजीशन है, आप मिसिंग फिगर्स बोलो। आपको क्या दिया है, बोल रहा है प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कार्व्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5,000, उसने 5,000 कमा दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं प्रॉफिट इसने 5,000 कमा दिया है। एसेट्स एट द बिगिनिंग मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं। लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग मुझे 12,000 है, एसेट्स एट द एंड मुझे नहीं पता, लाइबिलिटीज एट द एंड मुझे नहीं पता, और क्लोजिंग कैपिटल मेरी 35,000 है। अब बता पाओगे, अगर मेरी क्लोजिंग कैपिटल 35,000 है और मैंने इस साल 5,000 प्रॉफिट कमाया, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? सर आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी 35,000 माइनस 5,000। आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, हाँ सर ओपनिंग कैपिटल आ गई 30,000। अब क्या है फॉर्मूला, सर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। आपके ओपनिंग एसेट्स नहीं दिए, बट आपकी ओपनिंग लाइबिलिटीज दी है 12,000, तो यहां से आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली 30,000, तो वो कितना हुआ सर, वो 42 हुआ। अगर वो 42 हुआ तो आपके ओपनिंग एसेट्स कितने होंगे? सर हमारे ओपनिंग एसेट्स 42,000 है, तो ये मैं निकाल पाया 42,000। अब क्या मांगा है, एसेट्स एट द एंड। एसेट्स एट द एंड किसके बराबर होंगे? अब क्लोजिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है आपकी 35,000, टोटल टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड कितना है 50,000। तो पोजीशन क्या है, अब पोजीशन क्या है एट द एंड? एट द एंड अगर लाइबिलिटीज 50,000 है तो एसेट्स कितने होंगे? सर एसेट्स एट द एंड कितने होंगे 50,000, और लाइबिलिटीज कितनी होगी? अगर कैपिटल 35,000 है, टोटल ये 50,000 है, तो ये कितने होंगे लाइबिलिटीज? सर लाइबिलिटीज तो फिर 15,000 होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो था ये हमने ऑलरेडी कर दिया था, इन चीजों को हमने अच्छे से कर दिया था, ये जर्नल एंट्रीज हमने कर दी थी, इन सबको हमने कर दिया था। एडवांटेज जर्नल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, और एक लेक्चर में रखूंगा जो कल आपको रिलीज हो जाएगा, वो भी अगेन मैं इसी पे जाऊंगा, जर्नल पे जाऊंगा। उसमें मैं क्या करूंगा ना, उसमें मैं जो टिपिकल टाइप की जर्नल एंट्रीज 15-20 में निकालूंगा कहीं से, उनके बारे में आपको दिखा दो कि इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे कैसे करेंगे, ताकि आपको एक होल्ड आ जाए। बट फिलहाल जो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे दी है इनको मैं कुछ करूंगा। द रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिट टू, यहाँ पे ना अच्छे से समझ लो हर किसी चीज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जम्मू कश्मीर एसएसबी एग्जाम के बच्चे जो अभी प्रेजेंटली दे रहे हैं उनके लिए भी रिलेवेंट है। प्लीज प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, आपको एग्जाम में जब आएगा तो आप अच्छे से देखो क्या करना है। क्या लिखा है, द रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज, जो आपने रेंट पे कर दी लैंडलॉर्ड को, इज क्रेडिट टू किसको क्रेडिट करना है? पहले ये समझ लो, जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द जर्नल एंट्रीज, प्लीज मेक ए जर्नल एंट्री फर्स्ट, देन सी द क्वेश्चन, एंड आपको खुद समझ आएगा कि डेबिटेड टू लिखा है, क्रेडिट टू लिखा है, क्या लिखा है, और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है, रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिट टू, जो रेंट आपने पे कर दिया
लैंडलॉर्ड को, जो रेंट आपने पे कर दिया लैंडलॉर्ड को, वो किसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? तो फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ, जर्नल एंट्री बता मुझे क्या कर रहे हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं सर? हम आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन से दो अकाउंट से जो इन्वॉल्व हो गए। आपने रेंट पे कर दिया तो बिजनेस का एक अकाउंट जो इफेक्ट हो गया वो रेंट, आपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया, दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा? क्या लैंडलॉर्ड होगा कि कैश होगा? आपने लैंडलॉर्ड को तो दे दिया रेंट, तो क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। तो आपके लिए जो दूसरा अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो कैश हो रहा है, लैंडलॉर्ड नहीं हो रहा है। अगर आपने लैंडलॉर्ड को नहीं दिया होता पैसा और रेंट का लायबिलिटी खड़ा करना होता तो बोलते रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पर यहाँ पे आपने उसको पे कर दिया। जब मैं उसको पे करूंगा तो क्या निकलेगा बिजनेस से? बिजनेस से कैश निकलेगा। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गए वो रेंट होगी और कैश होगी। अब इसकी एंट्री करो सर। रेंट जो है, रेंट आपका एक्सपेंस है और कैश जो है आपका एसेट है। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ जाए तो इसको डेबिट करते हैं, एसेट जब कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब इस चीज को मैं, अगर यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर हमें मॉडर्न पे ग्रिप नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। रेंट आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल है, नॉमिनल करोगे डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, तो रेंट को डेबिट करोगे। कैश आपका एसेट है, रियल है, पर रियल में आता है क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश आपका चला गया बिजनेस से तो उसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बोलो क्या बोलता है? रेंट आपने पे कर दिया तो क्रेडिट किसको करते हैं सर? क्रेडिट को कैश को करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्टन है। रेंट अगर आपने पे कर दिया लैंडलॉर्ड को तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हो सर? हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, in case of a debt becoming bad, in case of a debt becoming bad, the amount should be credited to। अगर एक डेट बैड हो गया, अगर एक डेट बैड हो गया तो किसको क्रेडिट करेंगे? अमाउंट किसको क्रेडिट करेंगे? अगर डेट बैड हो गया, पहले समझ लो बैड डेट क्या होता है। डेटर क्या होता है सर? डेटर वो बंदा होता है जिसको हमने माल उधार पे भेजा था। डेटर वो बंदा है जिसको हमने माल उधार पे भेजा था। जब मैंने उसको उधार पे माल भेजा था तब मैंने उसको क्या अकाउंटिंग एंट्री की थी? तब तो कोई अकाउंटिंग एंट्री की होगी ना मैंने। सर जब मैं डेटर को उधार पे माल भेजता हूं तो मैं अकाउंटिंग एंट्री करता हूं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मैं करता हूं। सपोज मैंने उसको 10,000 का माल बेच दिया तो मैंने एंट्री करती डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। फिर क्या हो गया? वो बंदा मुझे पैसा नहीं दे रहा है, वो बैड डेट हो गया। जब बैड डेट हो गया तो ये अब मेरा लॉस हो गया। बैड डेट जो है वो मेरा लॉस है, वो मुझे पैसा नहीं देगा। तो मेरी बुक्स में एक डेटर खड़ा है 10,000 का। अब मुझे उम्मीद है कि ये कोई पैसा नहीं देगा तो इसको हम अपनी बुक से राइट ऑफ करते हैं। ये तो हमारे डेटर दिखाते हैं, ये तो पैसा आना नहीं है तो हमारे लिए तो लॉस है। तो हम क्या करते हैं? बैड डेट का लॉस बुक करते हैं, बैड डेट का एक्सपेंस बुक करते हैं। तो बैड डेट मेरे लिए नुकसान है। लॉसेस के लिए रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। तो उस एक्सपेंस या उस लॉस को मैं बोलता हूं बैड डेट। तो मैं एंट्री करता हूं बैड डेट अकाउंट डेबिट। और ये एसेट तो अब मुझे मिलेगा नहीं, ये डेटर तो अब मुझे मिलेगा नहीं, तो इस डेटर को अपनी बुक्स में रखने को कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त पैसे लिया है, आपने कॉपी पे लिखा है, फिर पता चल रहा है एक वक्त के बाद या इससे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप कॉपी पे उसका नेम तो मिटाते हो ना। या मैं अगर अपने डेटर्स का हिसाब नोट्स में रखता हूँ और मुझे पता चलता है वो बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं नोट्स से उसका हटा देता हूँ नाम। तो इसी तरह से हम बिजनेस भी, अगर मैं लगता है कोई वैसा वैसा पैसा नहीं देने वाला है डेटर, तो हम उसको हटाते हैं बुक से, तो उसको करते हैं टू डेटर अकाउंट। तो ये बैड डेट की एंट्री होती है। अब ये पैसे नहीं देगा तो मैं करूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? किसको क्रेडिट कर दिया? क्रेडिट किसको कर दिया? डेटर का दूसरा नाम क्या आएगा यहाँ पे? ट्रेड रिसीवेबल। इन केस ऑफ डेट बिकम्स बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट द गिवर कंसेप्ट नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं पिट जाता है। इसको मॉडर्न से समझ लो, एसेट अब कम हो रहा है, अब उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, A Limited has 35,000 account receivable from Mohan. A Limited has 35,000 account receivable from Mohan, मगर A Limited को क्या है? डेटर एक है, अकाउंट रिसीवेबल मींस डेटर। मोहन कितना? 35,000 रुपया उसे लेना है मोहन से। ऑन जनवरी 20 मोहन मेक्स अ पार्सल पेमेंट ऑफ 21,000 रुपी 21,000 रुपीज टू ए लिमिटेड। तो मोहन ने क्या कर दिया? 35,000 में से 21,000 तो दे दिया, पीछे कितना बचा सर? 14,000 अभी लेना है। द जर्नल एंट्री मेड ऑन 20 जनवरी बाय ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड डिस्काउंट इंक्लूड। अगर 21,000 रुपया उसने दे दिए तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 21,000
टू मोहन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। मोहन ने पैसा दे दिया तो कैश आ गया, कैश को डेबिट करेंगे, मोहन को क्रेडिट करेंगे, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितना? 21,000। अब देखो क्या पूछा है, द जर्नल एंट्री मेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स ए क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड, नहीं क्रेडिट तो नहीं करेंगे, ए क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल, हाँ इस अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे ना हम, इस मोहन को क्रेडिट करेंगे तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का नाम कैपिटल होता है। और यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे पूछते हैं थे कि कैपिटल और इक्विटी में क्या फर्क होता है। नॉर्मल कैपिटल जो इनिशियली पैसा लगाता है, इक्विटी मींस जितना भी ओनर का पैसा बिजनेस में लगाया है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट। बच्चे बहुत पूछते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं कैपिटल और इक्विटी में फर्क नहीं है, बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इक्विटी में क्या होता है, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो हम बोलते हैं, तो इसमें प्रॉफिट जो आज तक आया होता है वो होता है, बट अदरवाइज तुम देखो तो सोल प्रॉफिट में उसको आप कैपिटल ही बोलते हो, या ठीक है। तो या अगर आपका अलग से रखा है तो कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग जिसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन भी आया था एसएसबी में के द सरप्लस इन द रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो कहाँ रखते हैं, वो बैलेंस शीट में ही रखते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। तो क्या इक्विटी पूरा होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अदरवाइज हम कैपिटल को भी इक्विटी बोलते हैं। तो ये कौन सा स्टेटमेंट बोलता है, मैंने अभी आपको दिखा दिया था इस लेक्चर में, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि वो क्या है, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में यहाँ से कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है और यहाँ से एसेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो वो दिखाता है? सर वो दिखाता है बैलेंस शीट दिखाता है, इसका सी पार्ट है। विच वन इज द ऑड वन आउट, इनमें से बता दो ऑड वन आउट कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा है, मतलब जो रुंगमुज कुंगफुलकुश ये मोमोज, ठीक है। विच वन इज द ऑड वन आउट, कौन कौन से ऑप्शन है? ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट है, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल स्टॉक है, ये करंट एसेट है। तो इनमें क्या है, ऊपर वाले दो फिक्स्ड एसेट है और तीसरा वाला जो है वो करंट एसेट है, तो इसमें से जो ऑड वन आउट है वो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द बैड डेट्स रिटन ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी ऊपर आपने क्या कर रहा था, आपने बोला था कि वो बैड डेट हो गया, क्या बोला आपने, वो बैड डेट हो गया, तो आपने एंट्री क्या कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। अब क्या हो गया, मुझे लगा वो पैसे तो देगा नहीं, तो मैंने उसका अपनी डायरी से नाम हटा दिया, मैंने उसके अपनी बुक से नाम जो ऊपर बनता था 10,000 रुपया वो हटा दिया। अब क्या हुआ, कुछ मैंने किसी कोई जान पहचान वहचान निकल गई, तो किसी तरीके से वो मान गया देना, शायद उसको अब आ रहा सा क्या सा, अब उसने बोला कि वही डम्बू पोंछ, जो कश्मीरी देख रहे होंगे लेक्चर उनको ये समझ आ रहा है मैंने क्या बोला कश्मीरी में। अब क्या हुआ, अब जो उसने पैसे दे दिए, अब बता दो अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? अब बोलोगे सर कैश तो दे दिया उसने, कैश तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, अब उस बंदे का नाम है, अगर वो मैं मोहन बोलूंगा तो मोहन ने पैसा दिया, या मैं बोलूंगा कि ये जो बैड डेट्स थे वो अब रिकवर हो गए। अगर मैं बोलूंगा लिटरली कि मोहन ने मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो एंट्री क्या करूंगा मैं नॉर्मली? सर आप बोलोगे कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट तो मोहन अकाउंट, ये आप एंट्री करोगे नॉर्मली 10,000। आपको पता है इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा? कैश तो आएगा 10,000, बट आपकी बुक्स के उसके बाद क्या दिखेगा, मोहन का क्रेडिट बैलेंस। अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा आपकी बुक्स में, इट मीन आपने उसको पैसे देने हैं, इट मीन आपने फिर उसको पैसे देने हैं, तो फिर तो गलत निकलेगा ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका डेटर था। अगर वो आपकी बुक्स में होता है अभी तो वो डेटर नॉक ऑफ होता है, तो डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाता है, बट आपने तो उसको पहले ही हटा दिया था बैड डेट का लॉस बुक करके। अब अगर आप उसको क्रेडिट करोगे विद द justification that credit the giver, the problem will be now his account will reappear in your books as a liability, but this is not a liability, वो उसी का पैसा था जो उसको देना था। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप मोहन को बिल्कुल क्रेडिट नहीं करोगे, बस आप क्या बोलोगे कि वो जो मेरा बैड डेट था ना लॉस, वो लॉस की रिकवरी होगी, वो लॉस मैंने पीएनएल में एज एन एक्सपेंस दिखाया था, अब मेरी इनकम होगी उस लॉस के कंटेक्स्ट में, तो आप उसको क्या करोगे, आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आपने बैड डेट का लॉस बुक कर दिया था, अब बैड डेट रिकवरी की आप इनकम बुक करोगे, क्यों ना, पहले तो आपने लॉस कर दिया था सारा, अब वहां से कुछ फायदा हुआ आपकी इनकम होगी, क्योंकि लॉस तो आपने ऑलरेडी बुक किया। तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। अब बोलो क्या लिख रहा है,
द डेट्स रिटर्न ऑफ बैड, अगर वो बैड थे आपने रिटर्न ऑफ कर दिए थे, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, और अगर आपने उसको सब्सिक्वेंटली रिकवर कर दिया, क्रेडिट टू बैड डेट रिकॉर्ड्स अकाउंट, यस, क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल, नो, डेबिट टू पीएनएल, नो, इट इज क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड देन टेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पहले बैड डेट रिकॉर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। In double entry system of bookkeeping, every transaction affects at least two accounts. Two sides of the same account? No. The same account on two different dates? No. The correct is at least two accounts को affect करता है। क्वेश्चन नंबर 8, a sale of goods to RAM, अगर आपने गुड्स राम को भेजे फॉर कैश, ये मैंने आपको परसों भी बोला था, अगर आपने किसी बंदे को कैश में सेल कर दिया, अब डेबिट किसको करोगे सर, एंट्री क्या हो जाएगी, अगर कैश में भेजा, राम को भेजा, किसी को भेजा, वो इररिलेवेंट होता है, आपने कैश में भेजा तो आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अब क्या है डेबिट, तो डेबिट किसको करोगे सर, डेबिट कैश को करेंगे। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। तो इस तरीके से ये 8 ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मैंने आपको करा दिए। बाकी मैं देखूंगा एक लेक्चर में चढ़ा दूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, सारे जो टिपिकल टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है नहीं आती है समझ, उनमें मैं बच्चों को वो करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर।